नमस्कार विद्यार्थियों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी बुक से जो संबंधित शब्दावली थी उनको पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जो भी भारत में पशुपालन से संबंधित जितने भी जो अनुसंधान केंद्र है, जितने भी इंस्टीट्यूट है भारत में पशुपालन से संबंधित, उनको हम पढ़ेंगे। यानी कि भारत में पशुपालन से संबंधित अनुसंधान केंद्र, भारत में पशुपालन से संबंधित अनुसंधान केंद्र। हम मैनेजमेंट में जो पढ़ेंगे वो रहेगा भारत के अनुसार, और राजस्थान में जो रहेंगे वो हम एक्सटेंशन में आगे पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान में मेनली जो खातीपुरा जयपुर में जो पाए जाते हैं, या फिर जो मेनली जो राजस्थान लेवल के हैं वो हम एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। और जो इंडिया लेवल के हैं यानी कि पूरे भारत के हिसाब से, उनको हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है जो राजस्थान में, यानी कि जो इंडिया लेवल पर है उनको ही पढ़ेंगे। राजस्थान में भी जो इंडिया लेवल के हैं उनको ही हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र पाए जाएंगे? तो पहला रहेगा एनआरसीसी, जो कि जोहड़बीर बीकानेर में है। किस पर है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, जो कि कैमल पर ही कार्यरत है। एनआरसीसी कहाँ पर है? तो जोहड़बीर बीकानेर। इसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। उसके बाद जो राजस्थान पर रहती है, पाई जाएगी, वो रहेगी CSWRI। CSWRI जो कि अविका नगर टोंक में है। अविका नगर टोंक में है, जो कि उनसे संबंधित है, यानी कि सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शिप एंड वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो राजस्थान में है वो है CCBF। जो कि सूरतगढ़ गंगानगर में है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर। तो CCBF का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, जो कि मुख्यतः गाय के लिए ही है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है वो मेनली थारपारकर गाय के लिए ही है। मुख्यतः थारपारकर गाय की जो नस्ल है उसके लिए, गाय के लिए। तो जो राजस्थान में जो इंडिया लेवल पर इंस्टीट्यूट है उनको हम पढ़ेंगे। तो एनआरसीसी जो जोहड़बीर बीकानेर में है, उसका नाम क्या है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, जो कि ऊंट के लिए है। उसके बाद CSWRI जो कि अविका नगर टोंक में है, उसका पूरा नाम है सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद CCBF यानी कि सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, जो कि मेनली करके थारपारकर गाय के लिए, यानी
कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में। यानी कि एनआरसीसी कहाँ है? तो जोहड़ विद बीकानेर। नाम क्या है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। CSWRI कहाँ है? तो अंबिकानगर टोक में। क्या नाम है? तो सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। CCBF सूरतगढ़ गंगानगर में। और सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म। सेंट्रल, ये कैटल है, हाँ, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, यानी कि गाय के लिए मेनली है। कौन सी गाय? वो भी थारपारकर, मुख्यतः थारपारकर गाय के लिए। उसके बाद जो हरियाणा में पाई जाती है, हरियाणा के जो जितने भी इंस्टीट्यूट है जो इंडिया लेवल पर कार्यरत है, हरियाणा में कौन कौन सी है? तो पहले है NDRI। NDRI कहाँ पर है? तो ये करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI करनाल में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो दूसरी है वो है NBAGR। NBAGR यानी कि जो है पशु गणना जो करवाती है वो NBAGR ही करवाती है। जो पशु गणना करवाती है जो इंडिया लेवल पे, वो NBAGR ही करवाती है, जो कि कहाँ पर है? करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। और इसका पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट अगर लेंगे तो वो रहेगा NRCE, जो कि कहां पर है? हिसार में। NRCE यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, यानी कि घोड़ों की प्रजाति के लिए। उसके बाद जो चौथा है वो रहेगा CRCIRB, जो कि हिसार में ही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ बफेलोज। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलोज। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। क्लियर? तो हरियाणा में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट या अनुसंधान केंद्र है? तो NDRI जो कि करनाल में है, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBAGR करनाल में, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, जो पशु गणना करवाती है वो भी यही करवाती है। उसके बाद NRCE हिसार में है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन, यानी कि घोड़ों पर रिसर्च करने वाली। उसके बाद है NIRB जो कि हिसार में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, जो कि भैंसों पर रिसर्च करती है। हरियाणा हो गया। उसके बाद हम लेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी। उत्तर प्रदेश में भी कौन कौन सी है? तो पहला है RVRI, जो कि इज्जतनगर बरेली में है। इज्जतनगर
बरेली में। इसको बोलेंगे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर बरेली में है। उसके बाद देखेंगे CARI, जो कि इज्जत नगर बरेली में ही है, जो कि इसका ही एक भाग है। इज्जत नगर बरेली में ही है, जो कि इसका ही एक भाग है। इसको बोलेंगे सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो पक्षी के लिए है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एवियन यानी कि पक्षी, जो कि पक्षियों पर कार्य करती है। उसके बाद देखेंगे तो CIRC, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, जो कि कहाँ पर है, मेरठ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। उसके बाद एक दूसरा है CIRB, ठीक है, CIRG, ये कहाँ पर है, तो मखदूम मेरठ में, मखदूम मथुरा में। ये इसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट, यानी कि बकरी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर गॉट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में पहली है RVRI, जो कि इज्जत नगर बरेली में है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद CARI, जो कि इज्जत नगर बरेली में ही है, वो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पक्षी के लिए है। उसके बाद CIRC, जो कि मेरठ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। उसके बाद CIRG, जो कि मखदूम मथुरा में है, यानी वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट्स, जो कि बकरी के लिए है। उसके बाद देखेंगे हम हैदराबाद में कितने जगह है। हैदराबाद या फिर इसमें भी तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में कितने अनुसंधान केंद्र है, तो पहला है NMRI, यानी कि नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल मीट रिसर्च, जो कि मांस पर कार्यरत, क्योंकि जो मांस रहता है जानवरों का, उस पर कार्यरत है। उसके बाद DPR, यानी कि जो डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, जो कि मुर्गियों के लिए है, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। उसके बाद जो पूर्वोत्तर भारत में है, पूर्वोत्तर भारत यानी कि असम मिजोरम साइड जो है, उनमें देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में 3 इंस्टीट्यूट है। पहला है NRC
वाई, पहला है NRCY, NRCY जो कि कहाँ पर है, दिरांग अरुणाचल प्रदेश, दिरांग अरुणाचल प्रदेश, जो कि याक पर कार्यरत है। दूसरा है NRCP, NRCP ये कहाँ पर है, तो ये है रानी गुवाहाटी में। कहाँ पर, रानी गुवाहाटी में, जो कि असम में है, रानी गुवाहाटी में, जो कि असम में है। उसके बाद अगर तीसरा देखें तो NRCMI जो कि कहाँ पर है, तो यह है जरनापाली नागालैंड में, जरनापाली नागालैंड में। अगर इनका पूरा नाम निकले तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, जो कि याक के लिए है, और ये अगर देखें तो पिग के लिए है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग। और ये अगर देखें नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन के लिए, MI यानी कि मिथुन के लिए। अब देखो हैदराबाद में कौन कौन सी है, तो NMRI यानी कि मीट के लिए है, नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, DPR यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, जो कि पोल्ट्री के लिए है, जो कि हैदराबाद और तेलंगाना में। पूर्वोत्तर भारत में दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है याक के लिए, रानी गुवाहाटी असम में है पिग के लिए, और जरनापाली नागालैंड में है, वो है मिथुन के लिए। जहां तक तो कंप्लीट। उसके बाद हम देखेंगे कि जानवरों को नियंत्रित करना और गिराना। अगला हमारा जो चैप्टर है, पॉइंट है, वो है जानवरों को नियंत्रित करना और गिराना। जानवरों को नियंत्रित करना और गिराना। अब जानवरों को नियंत्रित करने और गिराने में बहुत फर्क है। गिराने को बोलेंगे हम कास्टिंग, इसको बोलेंगे हम कास्टिंग, और इसको बोलेंगे हम रिस्ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। जानवर को नियंत्रित करना या फिर काबू करना, जानवर को नियंत्रित करना या काबू करना, जिसे हम बोलेंगे रिस्ट्रेनिंग, और गिराने को बोलेंगे कास्टिंग। अब नियंत्रित और गिराने में क्या फर्क है, यानी कि रिस्ट्रेनिंग और कास्टिंग में क्या फर्क है। तो नियंत्रित कब करेंगे, जब हमें नॉर्मल कोई भी हमें उस पर कार्य करना है, यानी कि अगर दूध निकालना है तब उसको हम नियंत्रित करेंगे, या फिर उसको कोई इंजेक्शन देना है तब नियंत्रित करेंगे, या फिर कोई भी हमें उसको खड़ा रखना है एक जगह पर, यानी कि एक जगह पर खड़े रखने को ही हम बोलेंगे नियंत्रित करना। उसको एक ही जगह पर नियंत्रित करने को बोलेंगे हम रिस्ट्रेनिंग, या फिर नियंत्रित करना या काबू करना। गिराना किसे बोलेंगे, किसी जानवर का ऑपरेशन कर रहे, किसी जानवर का ऑपरेशन करेंगे या IV देंगे, उस स्थिति में हम जानवर को गिराएंगे। यानी कि अगर जानवर को थोड़े समय के लिए अगर उसको अपने मतलब नियंत्रण में रखना है तो उसको हम बोलेंगे रिस्ट्रेनिंग, और अगर जानवर को लंबे समय तक अगर नियंत्रण में रखना है तो उसको गिराना बोलेंगे, जिसको बोलेंगे कास्टिंग। अब जानवर को नियंत्रित मतलब रिस्ट्रेनिंग और कास्टिंग का जो परिभाषा लिखेंगे हम, तो पहला तो है एनिमल रिस्ट्रेनिंग,
और दूसरा है एनिमल कास्टिंग। तो रिस्ट्रेनिंग किसे कहेंगे, तो जानवर को थोड़े समय के लिए एक ही स्थिति में स्थिर रखना, एक ही स्थिति में स्थिर रखना। जानवर को थोड़े समय के लिए एक ही स्थिति में स्थिर रखना, यानी कि उसको एक ही जगह पर स्थिर कर दिया तो उसको बोलेंगे हम एनिमल रिस्ट्रेनिंग या फिर उसको नियंत्रित करना। दूसरा है कास्टिंग। कास्टिंग किसे कहेंगे, तो जानवर को जो गिराएंगे हम, जानवर को गिराना या फिर ऑपरेशन करने के लिए हम जो करेंगे वो जानवर को गिराना। जानवर को गिराना हम बोलेंगे कास्टिंग, और जानवर को एक समय के लिए मतलब थोड़े समय के लिए जानवर को काबू करना हम बोलेंगे रिस्ट्रेनिंग। ठीक है, अब हम इसकी जो विधियां है वो पढ़ेंगे, गिराने और इसके जो मेन अब हम देखेंगे जानवर को नियंत्रित करने की जो विधियां और उपकरण हम जो काम में लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे गाय भैंस को। गाय भैंस को नियंत्रित करना, पहला ही हम लेंगे कि गाय भैंस में नियंत्रित करना। गाय भैंस में नियंत्रित करना उसमें भी हम लेंगे कि जो उसका सिर का भाग है, यानी कि सिर, गर्दन और मुंह को नियंत्रित करना। सिर, गर्दन और मुंह को नियंत्रित करना। अब हम जानवर को नियंत्रित करने की विधियों में पहला हम ले रहे गाय और भैंस को नियंत्रित करना, उसमें भी सिर, मुंह और गर्दन को, यानी कि जानवर का जो सिर, मुंह और गर्दन रहता है, गाय भैंस का सिर, मुंह और गर्दन रहता है, उसको नियंत्रित कैसे करेंगे। तो पहला है मोहरी से। पहला हम मोहरी जो नॉर्मली हम यूज लेते, जो रस्सी की बनाई हुई रहती है, अगर वो रस्सी की भी रह सकती है और चमड़े की भी रह सकती है, बाकी हम नॉर्मली रस्सी की यूज करते हैं, जिसको हम बोलेंगे हेल्टर या मोहरी या लगाम। ठीक है, तो पहला है हेल्टर, लगाम या मोहरी या मोहरी। मोहरी, अब मोहरी का यूज हम कैसे करते हैं, तो जानवर का जो मुंह है वो नियंत्रित करने के लिए। तो हम लिखेंगे कि जानवर का मुंह मतलब ये सिर का भाग, तो जानवर के सिर के भाग को नियंत्रित करने के लिए। अब मोहरी तो आप सबने नॉर्मली देखी होगी, जो हम घर में भी हम नॉर्मल मतलब गाय भैंस को बांधने के लिए हम यूज में लेते हैं। मोहरी जो हम नॉर्मली हम गाय भैंस को बांधने के लिए नॉर्मली घर में भी लेते ही हैं, या फिर किसी के अगर घर पे गाय भैंस नहीं हो तो किसी भी गाय भैंस को देख सकता है, उसके मोहरी यहाँ से उसके मुंह में यहाँ तक चारों तरफ और पीछे की तरफ पूरी बांधी हुई रहती है, जिसे हम मोहरी बोलेंगे। जिसमें आगे कोई तो मतलब वो पाइप भी लगाते, नीचे से वो कड़ी लगाते, उस प्रकार से रहता है। उसके बाद दूसरा है बुल होल्डर। अब बुल होल्डर किसे कहते हैं, तो बुल होल्डर रहता है वो जो सांड रहता है उसको एक स्थिर रखने का या फिर काबू करने का तरीका रहता है, वो इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से एक बुल होल्डर एक ऐसा उपकरण आता है, जिससे क्या होता है कि ये क्या होता है, ये जो है ये बीच में ये जो दिख रहा है वो एक लॉक है, जिससे अगर जिसको आगे करेंगे तो ये जो है वो सकरा हो जाएगा, अगर पीछे करेंगे तो ये खुल जाएगा।
तो इसको क्या करते हैं कि ये जो सांड की नाक है, तो सांड की नाक है तो सांड के नाक में यूं डालते हैं इसको, सांड की नाक में यूं डाल के उसको टाइट कर लेंगे सांड की नाक में, यानी कि जो ये इसके नेजल स्पेक्ट्रम रहते हैं, ये जो मतलब उसके जो नेजल स्पेक्ट्रम रहते हैं उसको टाइट कर दीजिए, जिससे बुल आवाज मतलब बुल ज्यादा वो अग्रेसिव नहीं, मतलब अग्रेसिव बुल को भी मतलब शांत करके उसको काबू कर सकते हैं, एक ही जगह पे उसको खड़ा रख सकते हैं। तो बुल होल्डर इस प्रकार का उपकरण रहता है। गाय के जो मतलब जो बुल रहता है उसके जो नेजल स्पेक्ट्रम यानी कि जो नाक के जो छिद्र रहते हैं उससे अंदर गुजारते और जो नेजल स्पेक्ट्रम रहता है उसको टाइट कर देते, जिससे वह काबू में रहता है। तो बुल होल्डर किसे कहेंगे? तो बुल के दोनों नथुनों से प्रवेश करवाते हैं, फिर उसके जो नेजल स्पेक्ट्रम है उसको टाइट कर देंगे। बुल के दोनों नथुनों से नाक के अंदर डालकर जो उसका नेजल स्पेक्ट्रम रहता है यानी कि जो उसका अंदर का जो भाग रहता है उसको टाइट कर देंगे। नेजल स्पेक्ट्रम को टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे माउथ गैग। माउथ गैग यानी कि ये मुख खोलने की, इसको कहते हैं मुख खोलनी। जो हम कोई बाई चांस अगर किसी जानवर का मुख का परीक्षण करना है या फिर इसको एफएमडी के जो दवा से हम मतलब KMNO4 से उसके जब वो करेंगे, उसकी सफाई करेंगे तब उसमें यूज लेंगे, या फिर यूं मान लो कि मुख खोलनी यानी कि माउथ गैग, माउथ गैग इसको बोलेंगे मुख खोलनी। मुख खोलनी यानी कि आप मेनली तो ये देख लो कि जानवर का मुंह खुला रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, या मेनली इसके परिभाषा अगर देखें तो जानवर का मुंह खुला रखने के लिए हम मुंह खोलने की या फिर माउथ गैग की उपयोग उसका इस्तेमाल करते हैं। माउथ गैग जानवर का मुंह खुला रखने के लिए उसके मतलब जो उसका मुंह रहता है उसके अंदर डाला जाता है और उसको लॉक कर दिया जाता है, जिससे जानवर का मुंह बंद नहीं होता है। उतनी बड़ी संरचना रहती है जानवर के मुंह, उसके जानवर के मुंह में डाला जाता है, फिर उसको लॉक करते हैं तो जानवर का मुंह बंद नहीं हो पाता है। तो इसका किस किस प्रकार से यूज करेंगे? अगर उसके मुंह का कोई परीक्षण करना है या फिर उसके मुंह में स्टमक ट्यूब डालनी है या फिर प्रोब बैंक डालनी हो या फिर उसके जो एफएमडी में जो KMNO4 से उसकी सफाई करनी है तब करनी हो या फिर उसमें कोई लेप वगैरह लगाना हो, तब हम माउथ गैग का उपयोग करेंगे। माउथ गैग होता है क्या है? तो मुख खोलनी होता है। मुख खोलनी यानी कि जानवर के मुंह को खुला रखने के लिए एक उपकरण होता है। तो जानवर के मुंह को खुला रखने का उपकरण, जानवर के मुंह के खुला रखने का उपकरण। अब इसका यूज किस प्रकार से होता है? तो इसका जो उपयोग रहेगा वो मुंह का या मुंह का जो मतलब परीक्षण करना है उसको क्या हुआ है उसके लिए मुंह का परीक्षण, मुंह का परीक्षण करने के लिए एक तो यूज करते हैं इसका। दूसरा ले लो तो मुंह की अगर सफाई करनी है KMNO4 से एफएमडी के, तो मुंह की सफाई करने के लिए। और तीसरा अगर देखें तो स्टमक ट्यूब और प्रोबैंक डालने के लिए। अब स्टमक ट्यूब किसे कहते हैं? तो स्टमक ट्यूब जो एक पाइप जैसी एक संरचना रहती है उसको जो गाय या भैंस रहती है उसको रुमन में डाला जाता है और उसके अपशिष्ट मतलब जो भी उसके अंदर जो जम गया उसको निकालता है या फिर पानी में पानी वानी या गैस जो जम गई उनको निकालता है। जो स्टमक ट्यूब रहती है वो स्टमक यानी कि स्टमक में ही जाएगी यानी कि रुमन में जाती है। और एक रहता है प्रोबैंक। प्रोबैंक यानी कि अगर मान लो गाय के गले में कुछ फंस गया है तो उसको अंदर धकेलने के लिए जिसका उपकरण का हम यूज करेंगे वो रहेगा प्रोबैंक। यानी कि तीसरा है स्टमक ट्यूब। स्टमक ट्यूब
और प्रोबेंग डालने के लिए। अब उसको क्या रहेगा कि माउथ गेट रखे उसको मुंह खुला खुला रखेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो गाय मुंह बंद कर देगी और जो उसका ये जो काम कर रहे मतलब मुंह का परीक्षण कर रहे हैं और उसकी सफाई कर रहे हैं तो उसको काटेगी। तो उसके लिए हम उसका मुंह खुला खुला रखने के लिए माउथ गेट का प्रयोग करेंगे। स्टमक ट्यूब क्या होती है, तो उसके रुमन तक एक ट्यूब मतलब पाइप डाला जाता है, उसको हम स्टमक ट्यूब कहेंगे। और प्रोबेंग जो उसके अगर बाई चांस अगर उसकी ग्रसिका या गले में कुछ चीज अटक गई है तो उसको अंदर तक मतलब उसके रुमन तक पहुंचाने के लिए पीछे से मुंह से अंदर प्रेस कर जाता है और उस चीज को धक्का मार जाता है जिससे वो अंदर चली जाती है, उसको हम बोलेंगे प्रोबेंग। माउथ गेप हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो काप मजल, चौथा है काप मजल। काप मजल, काप मजल यानी कि जो बछड़े रहते हैं उनके मुंह पर एक ऐसी जालीनुमा संरचना रहती है, एक जालीनुमा संरचना रहती है जो बछड़े को पहना दी जाती है। ये पहनाएंगे क्यों? क्योंकि अगर बछड़ा असमय सकलिंग करे, सकलिंग यानी कि जो माँ का दूध पीता है, यानी कि बार बार अगर माँ का दूध पिएगा तो वो उससे बचाने के लिए, या फिर अगर कोई शरीर पे अगर कोई उसके दवाई लगाई है उसको चाटे नहीं और वो मिट्टी नहीं खाए, उसके लिए हम करते हैं। इसको बोलते हैं मुख बंधनी। मुख बंधनी यानी कि मुंह पर बांधा जाता है और मुंह बंद करने में ये काम आता है। एक जालीनुमा संरचना, जैसे आपने देखा होगा कुत्ते में उसको एक जालीनुमा संरचना पहनाई जाती है, उसी को हम बोलेंगे काप मजल। जो कि कुत्ते में पहनाएंगे तो उसको नॉर्मल मजल बोलेंगे, और अगर काप में पहनाएंगे वो जो कि बड़ी आती है थोड़ी, उसको बोलेंगे हम काप मजल, यानी कि मुंह को बंद रखने के लिए। मुंह को बंद रखने के लिए इसका यूज किस लिए करते हैं? तो इसका यूज करते हैं मुंह को बंद रखने के लिए। और क्यों करेंगे? तो मुंह को बंद क्यों करेंगे? तो मुंह बंद रहेगा तो क्या रहेगा, उसका मिट्टी खाने से रोका जाएगा, मिट्टी खाने से रोकने के लिए और असमय सकलिंग से बचाने के लिए, असमय सकलिंग रोकने के लिए, या शरीर पर लगी दवाई को चाटने से रोकने के लिए। क्लियर? तो काप मजल क्यों पहनाते हैं और होता क्या है? तो ये एक मुंह को बंद करने के लिए एक जालीनुमा संरचना रहती है जो कि उसके आगे पहनाई जाती है। क्यों पहनाई जाएगी? तो मिट्टी खाने के रोकने के लिए, असमय सकलिंग यानी कि बार बार उसके अगर माँ का दूध नहीं पी उसके लिए, और शरीर से पर जो लगी दवाई रहती है उसको चाटे नहीं उसके लिए। फिर आएगा बुल नोज रिंग। बुल नोज रिंग यानी कि जो गाय के नाक का छल्ला होता है, ठीक है, तो सॉरी गाय के या बुल के गाय का नाक का छल्ला, ठीक है, जो बुल के नाक का छल्ला रहता है जो पहनाते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि कोई बुल है उसको यूं छल्ले से कंट्रोल करते हैं, उसके नाक में कोई छल्ला डाला जाता है। मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि बुल के जो नाक में छल्ला डाला जाता है, यानी कि एक रिंग रहती है इस टाइप की रिंग रहती है जो ये बुल है उसकी नाक में पहनाया जाता है। ऐसे बुल के नाक में एक छल्ला पहनाया जाता है जो कि बुल नोज रिंग कहलाती है। अब ये जो बुल नोज रिंग है जो बुल को नाक में पहनाया जाता है, जो छल्ला रहता है उसको बोलते हैं हम बुल नोज रिंग। अब ये पहनाते क्यों है? तो
जो आक्रामक जो बुल रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो आक्रामक सांड को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और ये जो उसकी नाक रहती है उससे 1.25 सेंटीमीटर अंदर गहराई तक इसको लगाते हैं, क्योंकि अगर उससे कम लगाया तो ये नाक को भी चीर सकता है। तो यह नेजल स्पेक्ट्रम के, नेजल स्पेक्ट्रम यानी कि, या फिर इसमें ऐसा लिख दो कि ये नेजल स्पेक्ट्रम पर पहनाई जाती है, यह नेजल स्पेक्ट्रम पर पहनाई जाती है। और इसकी अगर गहराई पूछे, गहराई तो 1.25 सेंटीमीटर, और किस उम्र पर यह पहना जाएगी, यानी कि बछड़ा जब छोटा रहेगा, यानी बुल जब छोटा रहेगा तभी इसको पहनाई दी जाती है। तो किस उम्र से पहनाई जाती है, तो 8 से 12 माह की उम्र पर। तो बुल की उम्र कब हो, बुल की उम्र 8 से 12 साल हो, 8 से 12 माह पर पहनाई जाती है, पर पहनाई जाती है। यानी कि काप मजल अगर देखें तो मुख बंदी, जो बछड़ा रहता है उसका मुख बंद करने के लिए जो उपकरण रहता है उसको मुख बंदी या फिर काप मजल कहते हैं, जो मुख को बंद करने के लिए काम में आती है, जो एक जालीनुमा संरचना रहती है। ठीक है, अगर नॉर्मली आपने देखा हो कुत्ते को जो उसके मुंह पर बंधी रहती है, क्या काम आता है, तो मिट्टी खाने से रोकने के लिए, असमय सकलिंग के लिए रोकने के लिए, और शरीर पे जो लगी हुई दवाई रहती है उसको चाटने से रोकने के लिए। बुल नोज रिंग जो गाय के नाक का, सॉरी बुल के नाक का जो छल्ला रहता है उसको बोलेंगे हम बुल नोज रिंग। क्या काम करता है, तो आक्रामक जो सांड रहता है उसको कंट्रोल करता है, और ये जो रहता है वो नेजल स्पेक्ट्रम पर पहनाया जाता है। मतलब ये जो ये गाय है और ये इसका नेजल स्पेक्ट्रम है, ये वाला नेजल स्पेक्ट्रम है, तो इस पर यहाँ पर यूं पहना दिया जाता है इसको, जिससे उसको पूरा कंट्रोल कर सके। तो नेजल स्पेक्ट्रम पर पहनाते इसको नेजल स्पेक्ट्रम पर पहनाते, और यहाँ से 1.25 सेंटीमीटर गहराई तक पहनाते, यानी कि यहाँ पर पहनाई गई, ताकि अगर यहाँ तक पहना है तो यहीं पर यूं चीर के बाहर निकल जाएगा, इसलिए जो यहाँ पर 1.25 सेंटीमीटर तक गहराई तक उसको पहनाते हैं। और उम्र जो रहती है वो 8 से 12 माह की उम्र पर पहनाते हैं। अगर इसके बीच की अगर वैल्यू पूछे तो लगभग 10 माह, अगर नॉर्मली पूछे तो 8 से 12 माह, अगर कांस्टेंट यानी कि एक स्थिर वैल्यू पूछे तो 10 माह बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो क्रेडल, कौन सा पांचवा, छठा क्रेडल। क्रेडल नॉर्मली जो घोड़ा रहता है उसके गर्दन पर जो बांस की चारों तरफ उसकी लकड़ियां बांधी जाती है, यानी इस प्रकार से ये घोड़ा है, तो यहाँ पर ये मतलब मान लो ये घोड़ा है और ये इसकी गर्दन है, ये घोड़े की गर्दन है, तो इसके यूं बांस की लकड़ियां बांधी जाती है उसके यूं गर्दन पे, घोड़े के गर्दन पे ये बांस की लकड़ियां बांधी जाती है, जिनको बोलेंगे हम क्रेडल। तो इससे क्या रहता है कि ये घोड़ा अपना मुंह यूं पीछे नहीं कर पाता है, मतलब यहाँ पर उसके बांस की लकड़ियां बांधी तो घोड़ा यूं इसका मुंह ज्यादा नहीं हिला पाएगा, उसलिए हम इसे मतलब घोड़ा उसका मुंह पीछे की तरफ नहीं ला सके, उसलिए हम क्रेडल उसको बांधते हैं, जो बांस की अधिकतर या तो बांस की या फिर लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, तो ये कहां पर अप्लाई करते, तो जानवर के गर्दन पर, जानवर के गर्दन पर अप्लाई करते हैं, जानवर के गर्दन पर अप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर बांधेंगे तो जानवर यूं नहीं कर पाएगा, और मेनली घोड़े में ही हम इसका यूज करते हैं। ये मेनली लकड़ी या बांस का बना होता है, लकड़ी, अब उसमें बांस भी आ गया तो बांस
बना होता है। अब मेनली तो ये बांस का ही बना रहता है, उसके अलावा कोई भी लकड़ी वैसे ले सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहता है, मतलब क्यों पहनाते हैं, ताकि जो शरीर पर उसकी दवाई लगी है वो चाट ना सके। तो जानवर त्वचा पर लगी दवाई ना चाटे। और ये मेनली किस जानवर में यूज करते हैं, तो घोड़े में। ये मुख्यतः घोड़े में यूज होता है, मुख्यतः घोड़े में यूज करते हैं। इसका जो यूज होता है वो मेनली घोड़े में ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट है कि जो एंटी, मतलब जो मान लो आप, हमने अभी पढ़े थे सिर के लिए, अब पढ़ेंगे हम पैरों के लिए। पैरों को नियंत्रित करना। अब हम करेंगे गाय के पैरों के नियंत्रित। अब गाय के पैरों के नियंत्रित करेंगे, उसमें भी मेनली एक ही रहेगा, जो रहेगा एंटी काउ किकर। इसको एंटी काउ किकर या फिर एंटी किकिंग डिवाइस भी कहेंगे। एंटी किकिंग डिवाइस। अब किक किसे बोलते हैं, किक, किक यानी कि लात मारना, और एंटी यानी कि लात मारने को रोकना। और इसमें बता रहा है कि काउ यानी कि गाय को लात मारने से रोकने के लिए। अब गाय लात कब मारेगी, जब उसका दूध निकालते तब गाय लात मारती है। तो जब भी, और इसको एक बोलते हैं मिल्क मैन रोप, क्योंकि जब दूध निकालते तभी ये इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको बोलेंगे मिल्क मैन रोप। मिल्क मैन रोप। क्यों मिल्क मैन रोप क्यों कहेंगे, तो ये जब भी कोई पशुपालक जब दूध निकालने जाता है, आपने मेनली देखा होगा कि कई अगर गाय भैंस का अगर कोई दूध निकाल रहा है, जो कि उसके जो पीछे के पैर रहते उस पर एक रस्सी बांध देते। क्यों बांधते, कि दूध निकालते समय वह लात नहीं मारे, इसलिए उसको एक रस्सी पीछे से बांधते हैं। उसको बोलेंगे हम एंटी काउ किकर या फिर एंटी किकिंग डिवाइस या फिर मिल्क मैन रोप। ठीक है, यानी कि गाय को या फिर किसी पशु जानवर को दूध निकालते समय उसके जो लात मारने से रोकने के लिए, यानी कि दूध दोहन के समय गाय को लात मारने से रोकने के लिए उसके पीछे के पैरों में जो रस्सी बांधी जाती है, उनको ये बोलेंगे हम एंटी काउ किकर। तो हम लिखेंगे दूध दोहन के समय गाय को लात मारने से रोकने के लिए उसके पीछे के दोनों पैरों में बांधते हैं। दोनों पैरों पर बांधी जाने वाली रस्सी। इसका उपयोग क्या है, कि ताकि दूध दोहन के समय वह या फिर गाय पशु पालक को लात न मार सके। यानी कि एंटी काउ किकिंग किसे कहेंगे या फिर एंटी काउ किकर किसे कहते हैं या फिर मिल्क मैन रोप किसे कहते हैं। तो जब गाय का दूध निकालते हैं तो गाय लात मारती है, तो वो लात को रोकने के लिए जो पशुपालक रहता है वो दूध निकालते समय जो पीछे के उसके दोनों पैर उसको बांध देता है, उसी को हम बोलेंगे एंटी काउ किकर। यानी कि उस रस्सी को बोलेंगे हम एंटी काउ किकर, क्योंकि वो रस्सी से ही बांधेगा, तो जो रस्सी वो रहती है उस रस्सी को बोलेंगे एंटी काउ किकर, जिस रस्सी को हम बोलेंगे मिल्क मैन रोप। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।